हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सत्र में 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। प्रथम लोकसभा का सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का जो सत्र जो हुआ था डेट वाइज पूछा गया था कि डेट के रूप में कि कब शुरू हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का जो सत्र शुरू हुआ था 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 13 मई 1952 आपका करेक्ट आंसर होता। लोकसभा का प्रथम जो सत्र हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को शुरू हुआ था। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 552 है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है। लोकसभा देखा जाए तो हर 5 साल पर यह भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं देखा जाए तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा सदस्य चल रहा है, जिसका जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वहीं देखें तो जीबी मलवंकर जो कि लोकसभा सदस्य के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक अपने पद पर रहे थे। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कंबाला बेफेलो रेसिंग किस राज्य से संबंधित है? तो कंबाला बेफेलो जो रेसिंग है यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होता। कंबाला जो फेस्टिवल है यह कर्नाटक में मनाया जाता है। वहीं देखें तो कंबाला फेवलो जाति जो कि कर्नाटक राज्य में रहती है। कंबाला का मौसम देखा जाए तो नवंबर में शुरू होता है, जबकि खत्म मार्च में होता है। यह जो उत्सव है भगवान शिव के अवतार कादरी के भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह जो फेस्टिवल है कादरी के भगवान जगन्नाथ को समर्पित है कंबाला जातियों के रूप में। कुछ अन्य राज्यों के प्रमुख त्योहारों एवं उत्सवों को देख लेते हैं, जैसे कि बिहार का जो प्रमुख त्यौहार है वो छठ पूजा है। केरल का विशु एवं तमिल पोंगल है। महाराष्ट्र का गणपति उत्सव और गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट उड़ीसा जहां जगन्नाथ यात्रा और राजा परवा। और राजस्थान का जो प्रमुख त्यौहार है इसमें से गणगौर और संगठित लोसार और सागा दावा, ये सभी जो प्रमुख त्यौहार हैं जो कि राजस्थान के हैं। नेक्स्ट नागालैंड के प्रमुख त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल। हरियाणा के प्रमुख त्यौहार बैसाखी एवं सूर्य मेला। छत्तीसगढ़ माघी पूर्णिमा एवं बागवानी। और गुजरात नवरात्रि, जन्माष्टमी और कच्छ उत्सव ये सभी जो हैं गुजरात के प्रमुख त्यौहार हैं। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 23वीं महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुकट्टी बनी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता प्रियंका नुटक्की आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की जो कि MPL 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप अंतिम महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किए हैं। इन्हें जो है टूर्नामेंट का 3रा स्तरीय भी मिला है। इन्होंने पहली महिला ग्रैंड स्लैम का खिताब जनवरी 1900 में जो है यह खिताब अपने नाम किए थे। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस मुगल शासक के दरबार में जो है फारसी में सबसे ज़्यादा अनुवाद पुस्तकें लिखी गई थे? यानी कि किस मुगल शासक के दरबार में जो है सबसे अधिक फारसी में जो है किताबों को अनुवाद किया गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अकबर आपका करेक्ट आंसर होता। अकबर के समय में ही जो सबसे अधिक फारसी भाषाओं में जो है पुस्तकों को लिखा गया था। वही देखें तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो है अधिक अनुवाद किए गए थे। महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भागवत गीता, पंचतंत्र, इन सभी का जो है संस्कृत से जो है फारसी भाषा में अनुवाद किए गए थे। रामायण और सिंहासन बतीसी का जो है अनुवाद जो है अब्दुल कादिर के द्वारा जो है बदायूनी जो थे इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। वहीं देखें तो पंचतंत्र जो कि फैजू के द्वारा जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। राजतरंगिणी का अनुवाद जो है मौलाना शाह मोहब्बत के द्वारा जो है अनुवाद किए गए थे। और अब्दुल फजल जो कि
आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रिकी गेज किस लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। तो रिकी गेज को जो है ग्रैमी अवार्ड जो प्रदान किया गया था एबल के लिए प्रदान किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता एबल आपका करेक्ट आंसर होता। रिकी गेज को जो है एबल डिवाइन टाइम्स के लिए जो है इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये इनको देखा जाए तो 3 बार जो है ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भांगड़ा गिद्दा जो है किस राज्य से संबंधित है। तो भांगड़ा एवं गिद्दा जो है पंजाब का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पंजाब आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो कालबेलिया जो कि राजस्थान से संबंधित है, चारवा हिमाचल प्रदेश और रासलीला जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2022 के अनुसार कुल जल मार्गों की संख्या कितनी है। तो 2022 के अनुसार कुल जल मार्गों की जो संख्या है 111 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 111 आपका करेक्ट आंसर होता। 111वां जो जल मार्ग है यह गोवा राज्य में स्थित है जो कि ज्वारी नदी पर है। जल मार्ग 1 जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को लगाती है। यह जो है गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली पर स्थित है जो कि हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ती है। वहीं देखें तो भारत के कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो भारत में जो कुल नेशनल यानी इनके NH हाईवे की जो कुल संख्या है 599 है। इसमें सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है NH 44 है जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को दक्षिण में स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ती है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पुणे पैक्ट पर जो है गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट आंसर होता BR अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर होता। पुणे पैक्ट पर जो हस्ताक्षर जो किया गया था महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को शाम 5 बजे यरवदा जेल में पुणे में जो है गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जो बाद में जो है पुणे पैक्ट के नाम से मशहूर हुए। पुणे पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसदीय चुनाव सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए जो है 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर समझौते पर जो है संदर्भ करता था। वहीं देखें तो पुणे की जो है सदर था सेंट्रल जेल। पुणे की जो यरवदा जो जेल था सेंट्रल जेल वहाँ पे महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर ने की ओर से जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, यानी कि नियत समय पूछा गया था। तो नियत यदि समय देखा जाए तो 45 मिनट होता है, 90 मिनट का होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 90 मिनट आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो प्रत्येक जो होता है 45 मिनट का होता है। तो यदि अलग अलग पूछा जाए तो 45 मरेगा, यदि ओवरऑल देखा जाए तो 90 मिनट का जो होता है नियत समय होता है। वही देखें तो खिलाड़ियों जो है आधे समय के लिए विराम को मिलता है जो कि 15 मिनट का समय होता है। इनके खिलाड़ियों को जो विराम जो मिलता है वह 15 मिनट से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इन खिलाड़ियों को मिलने वाला जो यदि समय पूछ लिया जाए तो 15 मिनट आप लगाइएगा। प्रत्येक टीम में देखा जाए तो 11 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर सहित ये जो पूरे जो खिलाड़ी होते हैं गोलकीपर सहित 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इनसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मौलिक अधिकार की शुरुआत में जो है सबसे पहले किस देश में की गई थी। तो मौलिक अधिकार देखा जाए तो इंग्लैंड में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होता। ब्रिटेन के 1295 में जो है जॉन वहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा जो है मैग्ना कार्टा मूल अधिकार के रूप में लोगों को प्रदान किया गया था। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कृषि आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कृषि जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था प्रथम क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर था। कृषि जो है आर्थिक गतिविधि प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी खाद्य पदार्थ कच्चे माल का उत्पादन शामिल है। इस क्षेत्र से संबंधित जो गतिविधियां जो है खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन और उत्खनन,
करना, एकत्र करना, ये सभी जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में शामिल है। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत जो गतिविधियों के अंतर्गत जाते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो निर्माण एवं निगम जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं और बीमा, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम का जो पहला जो संस्करण का जो आयोजन किया गया था साल 2020 में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 2020 आपका करेक्ट आंसर होता। खेलो इंडिया विंटर गेम का जो तीसरा जो संस्करण आयोजित किया गया था कश्मीर के लेह एवं लद्दाख में और गुलबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण का आयोजन जो किया गया था सबसे पहला वो जनवरी 2018 में किया गया था, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। 2019 में जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम का आयोजन किया गया था। इसको बाद में जो नाम बदल कर जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम कर दिया गया था। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। वही देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो है 5वां संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश एवं नई दिल्ली में 8 शहरों में किया गया था। 8 शहरों में कुल जो है 11 अलग अलग स्थानों पर किए गए थे। इसका जो आयोजन की जो शुरुआत को जो किया गया था 2023 का 32 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट, तो चलिए 2023 का जो पदक तालिका है उन्हें भी देख लेते हैं। 2023 का जो पदक तालिका में देखा जाए तो सबसे प्रथम स्थान पर जो रहा था वो महाराष्ट्र रहा था। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है कुल 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य, कुल 161 पदक प्राप्त किए गए थे। दूसरा स्थान पर हरियाणा, तीसरा पर मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान, 5वां पर स्थान पर दिल्ली रही थी। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखेगा। कई बार जो है स्वर्ण पदक भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पिछला जो MTS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है पदक पूछ लिए जाते थे। तो इसलिए जो है इसका पदक भी आप ध्यान में रखेगा कि सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार जो है किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार देखा जाए तो कई एक राजाओं के द्वारा जो है इनका जीर्णोद्वार करवाया गया था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो सुदर्शन झील देखा जाए तो एक गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। गिरनार पहाड़ी के मध्य में सौराष्ट्र में स्थित है, जो कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में यह स्थित है सुदर्शन झील। इस झील का निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर जो है गिरनार में स्थित राज्यपाल पुष्यगुप्त के वंश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इनके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त वंश, इन्हीं के द्वारा जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार जो है कई शासकों के द्वारा करवाया जाता है। सम्राट अशोक जो है अपने जो महापति थे वहाँ के गुरु तुष्प इनके द्वारा जो है वहाँ पे जो है इनको मजबूत करवाया जाता है, पुनर्द्वार करवाया जाता है अशोक के द्वारा। नेक्स्ट, मौर्य काल के बाद जो है सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख जो कि वहाँ के गवर्नर थे रुद्रक दमन के समय, इनके द्वारा भी वहाँ पे पुनर्निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट, गुप्त काल के शासक जो थे स्कंद गुप्त, इनके द्वारा भी चक्रपालित को कहकर जो है इनका पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे वे आपका करेक्ट आंसर होता। एक तो अशोक थे, दूसरा जो देखा जाए तो रुद्रक दमन और स्कंद गुप्त। आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन देखा जाए तो मार्च 1946 में भारत आया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मार्च 1946 जो है आपका करेक्ट आंसर होता। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश सदस्य थे। वे जो 3 सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विस्तृत नेतृत्व की शक्तियों को जो है हस्तांतरित एवं चर्च करने के लिए जो है इस उद्देश्य से कैबिनेट मिशन को भेजे थे।
वहीं देखें तो इसका उद्देश्य जो था भारत में एकता रक्षा करना और स्वतंत्रता प्रदान करना था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इनके कौन कौन 3 सदस्य थे ये इम्पोर्टेंट है, तो आप तीनों सदस्यों को आप ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के जो तीन जो सदस्य थे कौन कौन थे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सब बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।